वेलकम टू हेल्थ सीजीओ। टाइप्स ऑफ फार्मेसीज, फार्मेसी की इकसाम। इस लेक्चर में हम फार्मेसी की अहम तरीन इकसाम और उनकी अहमियत को जानने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ फार्मेसीज, फार्मेसी की कितनी इकसाम है। यहाँ पर मैं आपको ये बात वाज़िया कर दूं कि इसको हम टाइप्स ऑफ फार्मेसीज भी कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मेसीज भी कहा जाता है और इसके अलावा ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी भी इसको कहते हैं। अब अगर आपको पेपर में किसी भी हेडिंग के साथ सवाल आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये टाइप्स लिखा हुआ है तो मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ा था या आपने ब्रांचेस पढ़ा था। ये तीनों चीजें एक ही चीज को वाज़िया करती हैं। फॉलोइंग लिस्टेड बिलो आर द मेजर टाइप्स ऑफ फार्मेसीज। हमारे पास यहाँ पर चंद एक फार्मेसी की टाइप्स की फहरिस्त मौजूद है, जिसमें पहले नंबर पर है कम्युनिटी फार्मेसी, दूसरे नंबर पर है हॉस्पिटल फार्मेसी और तीसरे नंबर पर है क्लिनिकल फार्मेसी, चौथे नंबर पर है एम्बुलेटरी फार्मेसी और पांचवें नंबर पर है कंपाउंडिंग फार्मेसी। 6 नंबर पर है कंसल्टेंट फार्मेसी और 7 नंबर पर है इंटरनेट फार्मेसी। 8वें नंबर पर है वेटनरी फार्मेसी और 9वें नंबर पर है न्यूक्लियर फार्मेसी और आखिरी किस्म है मिलिट्री फार्मेसी। आने वाली स्लाइड्स में हम इन तमाम फार्मेसीज को डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नया लेक्चर आपको टाइम से मिल सके। फार्मेसी की पहली टाइप है कम्युनिटी फार्मेसी। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कम्युनिटी, और कम्युनिटी को उर्दू ज़बान में कहते हैं आम अवाम। फार्मेसी क्या है ये हम पहले से ही जानते हैं कि ऐसी जगह जहां पर अद्वियात को रखा जाता है उसको फार्मेसी कहते हैं। अब हम डिटेल के साथ ये जानने की कोशिश करते हैं कि कम्युनिटी फार्मेसी से क्या मुराद है। A community pharmacy is a pharmacy that deals directly with peoples in the local area, commonly known as chemist, drugstore और retail pharmacy। कम्युनिटी फार्मेसी एक ऐसी फार्मेसी होती है जो कि मकामी इलाके के लोगों को बराह रास्त डील करती है। कम्युनिटी फार्मेसी आपको अपने इलाके में बहुत ज़्यादा सारी नज़र आएंगी और एक ही सड़क पर आपको कुछ फासले पर आपको जो है वो फार्मेसीज बनी हुई नजर आएंगी। और एक और बात वाज़िया कर दी जाए कि कम्युनिटी फार्मेसी असल में फार्मेसी प्रोफेशन का बैकबोन भी है, क्योंकि ये आपका अपना बिजनेस होता है, ये एक प्राइवेट कारोबार होता है और ये इसमें आप खुद इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर बात की जाए कि कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर अद्वियात कहाँ से आती हैं और किसको दी जाती हैं, तो कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर अद्वियात को होल सेलर से खरीदा जाता है और एक खास किस्म की परसेंटेज के साथ आगे आम आवाम को सेल कर दिया जाता है। और जो शख्स कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर काम करता है उसको कम्युनिटी फार्मासिस्ट और कम्युनिटी फार्मेसी टेक्नीशियन कहा जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है हॉस्पिटल फार्मेसी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल के अंदर जो फार्मेसी बनाई जाएगी उसको हम हॉस्पिटल फार्मेसी का नाम देंगे। अब ये हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती हैं और ये कैसे काम करती है, ये हम स्लाइड को रीड करके जानने की कोशिश करते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी इज अ डिपार्टमेंट और सर्विस इन अ हॉस्पिटल responsible for the dispensing, compounding and supply of medications to hospital wards as well as ambulatory patient। किसी भी अस्पताल के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट अस्पताल है या फिर वो प्राइवेट अस्पताल है, उस अस्पताल की हदूद के अंदर जो फार्मेसी बनाई जाती है, जो डिपार्टमेंट बनाया जाता है, वो जगह जो कि अद्वियात मुहैया करती है, उस जगह को हम हॉस्पिटल फार्मेसी का नाम देते हैं। और हॉस्पिटल फार्मेसी की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अस्पताल के अंदर मौजूद तमाम तर मरीज, चाहे वो वार्ड्स के अंदर मौजूद है, चाहे वो ओपीडी
और डोर पेशेंट के अंदर मौजूद हैं या फिर वो एम्बुलेटरी पेशेंट्स हैं, इन तमाम मरीजों को अद्वियात मुहैया करना ये हॉस्पिटल फार्मेसी की जिम्मेदारी होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा वाजिया करने की कोशिश करते हैं कि वार्ड्स के कौन से मरीज होते हैं। ऐसे मरीज जो कि किसी न किसी बड़े मसले की वजह से अस्पताल के कमरों के अंदर इकट्ठे हुए होते हैं और वहां पर अपना इलाज मुआवजा करवा रहे होते हैं, और इनका ये इलाज मुआवजा एक दिन से लेकर या फिर ये 7 या फिर 1 माह तक जो चलता है उसको हम वार्ड्स कहते हैं। और वार्ड्स को अद्वियात मुहैया करना ये भी हॉस्पिटल फार्मेसी की जिम्मेदारी होती है। और दूसरे आ जाते हैं ओपीडी पेशेंट्स, ये भी हॉस्पिटल फार्मेसी की जिम्मेदारी में होते हैं। ओपीडी ऐसे मरीजों को कहा जाता है जो कि अपना वक्त बचाने के लिए आते हैं, यानी कि अपना कोई भी डिस्कशन करने के लिए आ रहे हैं, या फिर अगर उनकी बीमारी इतनी बड़ी नहीं है या फिर वो अस्पताल के अंदर दाखिल होना नहीं चाहते और अपना वक्त बचाने के लिए सिर्फ डॉक्टर से रुजू करते हैं, तो ऐसे मरीजों को हम ओपीडी और डोर पेशेंट्स कहते हैं। और ये मरीज खुद चलकर डॉक्टर के पास आते हैं, उनसे अपनी पर्ची लिखवाते हैं और जाते हुए अस्पताल की फार्मेसी से अद्वियात ले जाते हैं। फिर आ जाते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये ऐसे मरीज होते हैं जिन्होंने कोई ना कोई पहले से इलाज मुआवजा करवाया होता है, जैसे कि कोई सर्जरी करवाई होती है, कोई ऑपरेशन वगैरह करवाया होता है, या पहले से ही कोई जो इलाज उन्होंने लिया होता है और अब वो उस अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर ने उनको ये कहा है कि आपने हर हफ्ते में 1 बार या फिर हफ्ते में 2 बार आकर 1 बार लाजमी से अपना चेकअप करवाना है। तो ऐसे मरीज जब अपना चेकअप करवाने के लिए अस्पताल में आते हैं, तो जाते हुए उनको भी अद्वियात मुहैया करना ये भी अस्पताल की फार्मेसी की जिम्मेदारी होती है। अब बात करते हैं एक अहम तरीन टॉपिक की, वो ये है कि हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर अद्वियात कहाँ से आती हैं। अस्पताल की फार्मेसी के पास जो अद्वियात हैं ये होलसेलर से भी आती हैं, और इसके अलावा जो अद्वियात बनाने वाली कंपनीज हैं वहां से भी डायरेक्टली खरीदी जाती हैं, और ये अद्वियात बड़े ही ब्लॉकर के अंदर यानी कि स्टॉक के अंदर या टेंडर्स की शक्ल में खरीदी जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर काम करने वाले लोगों को हम क्या नाम देंगे। अस्पताल की फार्मेसी के अंदर जो फार्मासिस्ट काम करते हैं उनको हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहा जाता है, और जो फार्मेसी टेक्नीशियन अस्पताल की फार्मेसी में काम करते हैं उनको हॉस्पिटल फार्मेसी टेक्नीशियन कहा जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी where pharmacists provide patient care that optimizes the use of medication and promotes health, wellness, and disease prevention. Clinical pharmacists are experts in therapeutic use of the medication. क्लिनिकल फार्मेसी भी फार्मेसी की ही एक शाख है, जहां पर फार्मासिस्ट किसी भी मरीज को दवाई नहीं देगा, बल्कि जो डॉक्टर ने मरीज को अद्वियात तजवीज़ की हुई हैं वो तजवीज़ करदा जो अद्वियात हैं उनको चेक करेगा कि आया डॉक्टर ने तमाम अद्वियात सही भी लिख कर दी हैं या नहीं, क्या जो अद्वियात लिखी हुई हैं उनके अंदर कोई ड्रग इंट्रैक्शन, कोई फूड इंट्रैक्शन, कोई डिजीज इंट्रैक्शन तो नहीं पाया जा रहा। तो ये सारी चीजें चेक करना एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा क्लिनिकल फार्मासिस्ट की ये भी जिम्मेदारी होती है कि डॉक्टर ने जो अद्वियात मरीज को तजवीज़ की हुई हैं, क्या उन अद्वियात को इस्तेमाल करते हुए मरीज की सेहत बेहतर भी हो रही है या नहीं, क्या वो बेहतरी की तरफ चल रहा है, क्या वो अद्वियात उस मरीज को बीमारी से बचा भी रही हैं या नहीं। तो ये सारी जिम्मेदारी क्लिनिकल फार्मासिस्ट पर आयद होती है। अगर बात की जाए कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट कौन सा शख्स होता है, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट ऐसा शख्स होता है जिसने फॉर्म डी की होती है और उसके बाद उसने क्लिनिकल फार्मेसी में मास्टर किया होता है, और ऐसे शख्स को अद्वियात के बारे में तमाम तर इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। उसको पता होना चाहिए कि हर दवाई का क्या इस्तेमाल है और उस दवाई का क्या नुकसान है,
कौन सी दवाई किस मरीज के लिए बेहतर है और कौन सी दवाई किस मरीज के लिए जरूरी नहीं है। फोर्थ नंबर पर है एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी। Ambulatory care pharmacy is based primarily on pharmacotherapy services, medical treatment by means of drugs that a pharmacist provide in a clinic. Pharmacists in this setting often do not dispense drugs but rather see patients in office to manage chronic diseases states. अगर हम एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी की बात करें तो ये बुनियादी तौर पर अद्वियात की खिदमात पर मबनी फार्मेसी होती है। अद्वियात के जरिए जो तिब्बी इलाज किया जाता है इसको हम एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी का नाम देते हैं, जो कि फार्मासिस्ट क्लिनिक पर फराहम करता है। ऐसे क्लिनिक जो कि डॉक्टर्स ने बनाए हुए होते हैं और वो फार्मासिस्ट जो कि उन क्लिनिक पर काम करता है या फिर वो जो वहां पर बैठता है, अगर वो वहां पर बैठकर अद्वियात की खिदमात कर रहा है, मरीजों को अद्वियात के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको हम एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी कहते हैं। एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी में फार्मासिस्ट अक्सर अद्वियात डिस्पेंस नहीं करते, यानी कि वो अद्वियात मरीजों को बिल्कुल भी नहीं देते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो मरीजों को उनकी पुरानी बीमारियों के हालात को देखते हुए इन बीमारियों को मैनेज करने के बारे में उनको गाइड करते हैं और उनको बताते हैं कि ये किस तरह से मैनेज हो सकती हैं। और जो पुरानी अद्वियात तजवीज़ करता होती हैं, वो अद्वियात का मरीज पर क्या रद्द अमल होता है, वो भी एम्बुलेटरी केयर फार्मासिस्ट उसको देखता है। इसके बाद 5वें नंबर पर है कंपाउंडिंग फार्मेसी। कंपाउंडिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी चीज का मरकब बनाना। अब ये कंपाउंडिंग फार्मेसी क्या होती है, ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड करते हैं। Compounding pharmacies are specialized in compounding, preparing drugs in new forms or mixing different drugs. Although many also dispense the same non-compounding drugs that patients can obtain from community pharmacy. Compounding pharmacy फार्मेसी की अहम तरीन फार्मेसी की टाइप है, जिसके अंदर अद्वियात को एक नई शक्ल में तब्दील करना होता है। कोई भी ऐसी दवाई जो कि किसी मखसूस शक्ल के अंदर पहले से मौजूद होती है और उसको एक नई शक्ल में तब्दील करना, जैसा कि मिसाल के तौर पर फार्मेसी पर टैबलेट्स की शक्ल में दवाई मौजूद है, लेकिन जो पेशेंट है वो टैबलेट्स को खरीदना नहीं चाहता, तो अब हम उस टैबलेट को टिचुरेट करेंगे, बारीक पाउडर की शक्ल में तब्दील करेंगे और बारीक पाउडर की शक्ल में तब्दील करने के बाद उसमें डिस्टिल वाटर डालकर उसको सिरप की शक्ल में तब्दील कर देंगे। तो इस तरह से जो अद्वियात की इश्काल को तब्दील कर दिया जाता है और एक नई शक्ल दे दी जाती है, तो इसको कंपाउंडिंग फार्मेसी कहते हैं। या फिर इसके अलावा दो या फिर दो से जायद अद्वियात को एक साथ इकट्ठा करके एक नई शक्ल बना देना, इसको भी कंपाउंडिंग फार्मेसी कहा जाता है। अगर हम कंपाउंडिंग फार्मेसी की बात करें तो इसके अंदर जो नॉन कंपाउंडेड अद्वियात होती हैं, ऐसी अद्वियात जो कि हमें सेहत के लिए जरूरी तो होती हैं, लेकिन उनकी मिक्सिंग करना भी जरूरी नहीं होता, लेकिन उनको कट करके या फिर उनको एक शीशी से दूसरी शीशी में कन्वर्ट करके तो इस तरह से भी मरीज को देना, ये भी कंपाउंडिंग फार्मेसी के अंदर ही आता है। अब अगर ये बात की जाए कि कंपाउंडिंग फार्मेसीज कहाँ पर होती हैं और ये कैसी होती हैं, जो कम्युनिटी फार्मेसीज होती हैं उन्हीं को हम कंपाउंडिंग फार्मेसी का नाम देते हैं। ऐसी कम्युनिटी फार्मेसीज जहां पर अद्वियात की इश्काल को तब्दील किया जाता है, नई अद्वियात बनाई जाती हैं, उन्हीं कम्युनिटी फार्मेसीज को कंपाउंडिंग फार्मेसी का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद 6 नंबर पर है कंसल्टेंट फार्मेसी। कंसल्टेंट फार्मेसी प्रैक्टिस फोकस मोर ऑन मेडिकेशन प्रोसीजर रिव्यू देन ऑन एक्चुअल डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। कंसल्टेंट फार्मेसी एक ऐसी फार्मेसी को कहा जाता है जो कि दवाओं के तरीक़ेकार के जायजे पर ज्यादा तवज्जो दवाई की असल तकसीम पर मरकूज करती हैं। यानी कि अद्वियात की जो कंसल्टेशन होती है, अद्वियात के बारे में ये जानना कि ये अद्वियात किस बीमारी के लिए बनाई गई हैं और इसको कैसे डिस्पेंस करना है, इसको हम कंसल्टेंट फार्मेसी का नाम देते हैं। इंटरनेट फार्मेसी।
जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑनलाइन फार्मेसी। इंटरनेट फार्मेसी, ऑनलाइन फार्मेसी, मेल ऑर्डर फार्मेसी are pharmacies that operate over the internet and send the orders of drugs to customer through the mail or shipping companies. इंटरनेट फार्मेसी को आप ऑनलाइन फार्मेसी का नाम भी दे सकते हैं। आप इसको मेल ऑर्डर फार्मेसी का नाम भी दे सकते हैं। अब ये इंटरनेट फार्मेसीज क्या होती हैं? जैसे हम इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स देखते हैं, कपड़ों की वेबसाइट्स, जूतों की वेबसाइट्स, बैग्स की वेबसाइट, जो हम ऑनलाइन चीजों की वेबसाइट्स देखते हैं और ऑनलाइन ही उनको वेबसाइट के ऊपर ही देखने के बाद उनको ऑर्डर कर देते हैं। इसी तरह फार्मेसीज पर भी ऑनलाइन काम किया जाता है। बहुत सारी फार्मेसीज ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही हैं, जिन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाई होती हैं, फेसबुक पेजेस बनाए होते हैं और इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेट फोरम के ऊपर उन्होंने अपनी अपनी शॉप्स बनाई होती हैं और वहां पर अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया होता है और लोग उनकी डिस्प्ले प्रोडक्ट्स को देखते हैं और देखने के बाद उनको जिन अद्वियात की जरूरत होती है उसको वहां पर ऑर्डर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है पेमेंट की। तो इंटरनेट फार्मेसी के अंदर दो तरह से पेमेंट की जाती है। एक, आप पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यानी कि पहले से ही उनको अपनी रकम अदा कर दें, जब वो अद्वियात आपको दे जाएं तो आपको वो रसीद भी मिल जाएगी। दूसरा इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने प्रोडक्ट का ऑर्डर दे दिया है, जब वो प्रोडक्ट आपके दरवाजे पर आएगी और आप उस प्रोडक्ट को पकड़ेंगे और उसी वक्त आप उसको पेमेंट देंगे। तो इस तरह से इंटरनेट फार्मेसी की अगर अहमियत की बात की जाए तो इसकी अहमियत दिन ब दिन बढ़ रही है और बहुत सारे लोग इससे फायदा भी उठा रहे हैं। ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा अपने कामों में बिजी होते हैं, अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं दे सकते, या फिर ऐसे लोग जो कि चल फिर नहीं सकते, तो वो ऑनलाइन अपनी अद्वियात को आसानी ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे वो अपनी अद्वियात को हासिल भी कर सकते हैं। 8वें नंबर पर है वेटनरी फार्मेसी। Veterinary pharmacies, sometimes called animal pharmacies, stock different varieties of medications to fulfill the pharmaceutical needs of animals. Veterinary pharmacy को हम आम जबान में एनिमल फार्मेसीज यानी कि जानवरों की फार्मेसी भी कहते हैं। ऐसी जगह जहां पर जानवरों की अद्वियात को रखा जाता है उसको हम वेटनरी फार्मेसी या फिर एनिमल फार्मेसी का नाम देते हैं। और ये ऐसी जगह होती है जहां पर जानवरों की जरूरत की तमाम तर अद्वियात रखी जाती हैं। अब ये जो वेटनरी फार्मेसी है इसकी भी आगे बहुत ज्यादा सारी टाइप्स होती हैं। ऐसी फार्मेसी जो कि जानवरों के अस्पताल के अंदर बनाई जाती है उसको हम हॉस्पिटल वेटनरी फार्मेसी कहते हैं। और ऐसी फार्मेसी जो कि रोड्स पर बनाई जाती हैं ताकि जानवरों का भी ख्याल रखा जाए, तो ऐसी फार्मेसीज को कम्युनिटी वेटनरी फार्मेसीज कहा जाता है। और इसके अलावा इंटरनेट पर भी वेटनरी फार्मेसीज चलाई जाती हैं। तो अब मेरे ख्याल में आपको ये बात वाज़िया हो चुकी है कि ऐसी जगह जहां पर जानवरों की बीमारियों के लिए उनकी अद्वियात रखी जाती हैं, तो ऐसी फार्मेसी को वेटनरी फार्मेसीज कहा जाता है। इसके बाद 9th नंबर पर है न्यूक्लियर फार्मेसी, जो कि बाकी तमाम फार्मेसी से बिल्कुल मुख्तलिफ भी है और ये इस वक्त नई फार्मेसी भी है। न्यूक्लियर फार्मेसी फोकसिंग ऑन प्रिपेयरिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल्स फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड फॉर ट्रीटिंग सर्टेन डिजीजेस। न्यूक्लियर फार्मासिस्ट अंडरगो एडिशनल ट्रेनिंग स्पेसिफिक टू हैंडलिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल्स and unlike in community and hospital pharmacies, nuclear pharmacists typically do not interact directly with the patients. न्यूक्लियर फार्मेसी एक ऐसी फार्मेसी को कहा जाता है जिसके अंदर ताबकारी वाले जो मटेरियल्स होते हैं उनकी तैयारी की जाती है और ये जो मटेरियल्स होते हैं ये खास तौर पर इंसानी बीमारियों की जो टेस्ट किए जाते हैं उनकी तशखीस के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसको तैयार करना ये न्यूक्लियर फार्मेसी कहलाता है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां जैसे कि खास तौर पर कैंसर, इस तरह की खुलियों को ख़त्म करने के लिए जो अद्वियात ताबकारी की शक्ल में इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल की जाती हैं
اس کو بھی ہم نیوکلیر فارمیسی کہتے ہیں. اور ایسا شخص جو کہ نیوکلیر فارمیسی کے اندر کام کرتا ہے اس کو نیوکلیر فارماسسٹ یا پھر نیوکلیر فارمیسی ٹیکنیشین کہا جاتا ہے. اور نیوکلیر فارماسسٹ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کو پہلے اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے. پہلے اس کو تمام تر علم دیا جاتا ہے, اس کو تجربے سکھائے جاتے ہیں تاکہ اس کو تمام تر جو ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہے اس کو ہینڈل کرنا اور اس کو استعمال کرنا بھی آ جائے. اور اگر ایک بات کی جائے کہ نیوکلیر فارماسسٹ خود کہاں پر کام کرتے ہیں, تو نیوکلیر فارماسسٹ ہسپتال کے ایک خاص قسم کے ایریا کے اندر ہی کام کرتے ہیں. یہ لوگ کمیونٹی کے اندر کام نہیں کرتے. اور دوسری بات کہ جو نیوکلیر فارماسسٹ ہوتا ہے اس کو مریضوں سے ملنے سے بھی منع کیا جاتا ہے. وہ کبھی بھی مریضوں سے نہیں ملتے. جب تک وہ آن ڈیوٹی ہوتے ہیں تب تک وہ مریضوں سے بالکل بھی مل نہیں سکتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ جو نیوکلیر فارماسسٹ ہوتا ہے وہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریلز, ایسے مٹیریلز جو کہ شعاعیں پیدا کرتے ہیں, جو کہ تابکاری کو جنم دیتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے کپڑوں سے اور ان کے جسمانی حصوں سے بھی دوسرے شخص کو یہ مٹیریل ٹرانسفر ہو سکتا ہے, جو کہ ایک صحت مند آدمی کے لیے نقصان کا بھی باعث بن سکتا ہے. تو اسی لیے جو نیوکلیر فارماسسٹ ہوتے ہیں ان کو عام عوام سے ملنے سے منع کیا جاتا ہے. 10 نمبر پر ہے ملٹری فارمیسی. ملٹری کو اردو زبان میں فوج کہا جاتا ہے, آرمی کہا جاتا ہے. جو آرمی کی فارمیسیز ہوتی ہیں ان کو ملٹری فارمیسی کہتے ہیں. A military pharmacy is a pharmacy which meets the need of a military healthcare system. Military pharmacies dispense medication to members of the military, their dependents and military retirees. ملٹری فارمیسی جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ یہ فوجیوں کی فارمیسیز ہوتی ہیں. ایسے لوگ جو کہ فوجی ہوتے ہیں اور ان کا علاج بھی فوجیوں کے ہسپتالوں میں ہو رہا ہوتا ہے, تو ایسے ہسپتال کے اندر جو فارمیسی بنائی جاتی ہے اس کو ہم ملٹری فارمیسی کہتے ہیں. کیونکہ جو افواج ہوتی ہیں وہ کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوتی ہیں, اور اس ملک کے اندر کام کرنے والی جو فوج ہوتی ہے اس کی صحت کا خیال رکھنا بھی فارماسسٹ اور فارمیسی ٹیکنیشین پر عائد ہوتا ہے. تو وہاں پر جو کام کرتے ہیں اس کو ملٹری فارماسسٹ اور ملٹری فارمیسی ٹیکنیشین کہا جاتا ہے. اور ان فوجیوں کی صحت کا خیال رکھنا, ان کو ادویات مہیا کرنا, یہ ملٹری فارمیسی کا رول ہے. اب اگر بات کی جائے کہ جو ملٹری فارمیسی ہے اس کے اندر کیا تمام تر ادویات رکھی جاتی ہیں؟ جی بالکل. جو ان کے ہسپتال ہوتے ہیں ان ہسپتالوں میں استعمال ہونے والی جو تمام تر ادویات ہوتی ہیں ان کی بیماریوں کی ضرورت کے مطابق ہی ان کو دی جاتی ہیں. لیکن جو شخص ملٹری فارمیسی کے اندر کام کرتا ہے, چاہے وہ فارماسسٹ ہے چاہے وہ فارمیسی ٹیکنیشین ہے, وہ کسی کی سپرویژن کے اندر کام نہیں کرتے. اور دوسری بات کہ وہ فارماسسٹ یا پھر فارمیسی ٹیکنیشین جو کہ ملٹری فارمیسی کا امپلائی ہے, فوجیوں کا ملازم ہے, وہ اس کے ساتھ دوسری جاب نہیں کر سکتا, وہ کمیونٹی کے اندر خود سے کوئی کام نہیں کر سکتا. اینڈ دا نیکسٹ ٹاپک از کنزیومر گوڈز اینڈ پرچیز. سب سے پہلے ان تینوں الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. پہلا لفظ ہے کنزیومر, جس کو اردو زبان میں خریدار کہا جاتا ہے. جیسے کوئی بھی شخص اپنی چیزوں کو خریدنے کے لیے فارمیسی پر جاتا ہے یا پھر کسی عام دکان پر جاتا ہے تو اس شخص کو ہم کنزیومر کہیں گے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے گوڈز, یعنی کہ چیزیں یا پھر اشیاء. وہ تمام چیزیں جو کہ دکان کے اندر پڑی ہوئی ہوتی ہیں جیسا کہ صابن, شیمپو وغیرہ, اس کو ہم گوڈز کہتے ہیں. اینڈ پرچیزز کا مطلب ہوتا ہے خریدنا. کوئی بھی خریدار جو کہ دکان سے کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کو ہم کنزیومر گوڈز اینڈ پرچیزز کہتے ہیں. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ فارمیسی کے اندر کنزیومر گوڈز اینڈ پرچیزز سے کیا مراد ہے, تو یہ جاننے کے لیے پہلے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں. Goods that are ready for consumption in satisfaction of the human wants and are not utilized in any further production are called consumer goods. کسی بھی شخص کو اگر میڈیکیٹڈ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی فارمیسی سے خرید سکتا ہے.
तो ऐसी अशिया जो कि इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी होती हैं और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी को ख़त्म भी करने में अपना रोल प्ले कर रही होती हैं, या फिर इंसानी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उनको हम कंज्यूमर गुड्स एंड परचेजेस कहते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आ सकती हैं। कुछ ये बीमारियों की तशखीस के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। कुछ अगर किसी दवाई को लेना है तो उस दवाई को लेने के लिए भी बतौर सर्जिकल वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। या फिर इसके अलावा अगर आपको पहले से कोई बीमारी है और आप उस बीमारी की नौयत के बारे में जानना चाहते हैं तो भी ये कंज्यूमर गुड्स के अंदर ही आता है। और अगर आप बाहर से आम मार्केट से कोई शैम्पू कोई साबुन नहीं खरीदना चाहते बल्कि आप अपनी डैंड्रफ के लिए कोई मेडिकेटेड प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो वो भी फार्मेसी पर मौजूद होती हैं और इसको हम कंज्यूमर गुड्स का नाम देते हैं। और ऐसी तमाम चीज़ें एक बार इस्तेमाल होने के बाद दोबारा फिर से उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता और ना ही इनके अंदर कोई रद्दोबदल की जाती है। Following listed below are some common consumer goods that may be available at pharmacies or medical stores and can be purchased from the manufacturer or wholesaler। यहाँ पर हम चंद एक कंज्यूमर गुड्स का जिक्र करेंगे जो कि फार्मेसी पर और मेडिकल स्टोर पर आसानी दस्तयाब होती हैं। अब ये सवाल आता है कि फार्मेसी पर ये चीज़ें कहाँ से आती हैं। तो फार्मेसीज इन चीज़ों को डायरेक्टली जो लोग बना रही होती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज या फिर जो आम इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि इन चीज़ों को तैयार कर रही होती हैं, ये फार्मेसीज इनसे डायरेक्टली खरीद लेती हैं या फिर ये होल सेलर से भी खरीद लेते हैं और इनको अपनी फार्मेसीज पर रखते हैं। अब ये प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है बेबी केयर, बच्चों की देखभाल की अशिया, जैसा कि बेबी लोशन, छोटे से बच्चे के लिए जो लोशन होती हैं वो भी फार्मेसीज पर दस्तयाब होती हैं। इनको हम मेडिकेटेड लोशंस का नाम भी देते हैं। इसके अलावा बेबी शैम्पू, बेबी क्रीम, बेबी डायपर और रैशेस क्रीम, ये सारी चीज़ें बच्चों की केयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और ये फार्मेसीज पर बाआसानी दस्तयाब भी होती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है वुमेन हेल्थ, औरतों की सेहत की अशिया, जैसा कि मल्टी विटामिन वगैरह, आयरन के शरबत वगैरह, ये सब चीज़ें वुमेन्स हेल्थ के लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है स्किन एंड हेयर केयर। अगर हम जिल्द की बात करें तो जिल्द में जैसे एलोवेरा जेल, मेडिकेटेड सोप्स, मेडिकेटेड लोशंस, एक्ने क्रीम्स और ये सारी चीज़ें जिल्द के लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा हेयर केयर जैसे कि डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए डैंड्रफ लोशंस, डैंड्रफ शैम्पू और इसके अलावा भी बहुत सारे बालों के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं वो भी कंज्यूमर गुड्स में आ जाती हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर है सेल्फ मेयर्ड ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर्स, अपनी शुगर को खुद से चेक करने के लिए जो ग्लूकोमीटर्स होते हैं वो भी फार्मेसीज पर दस्तयाब होते हैं। इसके बाद पांचवें नंबर पर है इंसुलिन डिलीवरी डिवाइसेस, जैसे कि इंसुलिन इंजेक्शन, इंसुलिन का टीका लगाने के लिए जो इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं, जो पेंसिल इस्तेमाल की जाती हैं, जो सिरिंजेस इस्तेमाल की जाती हैं, ये भी फार्मेसीज पर दस्तयाब होती हैं। इसके बाद 6 नंबर पर है डायग्नोस्टिक टूल्स, मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस के लिए जो आलात इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, विटामिन को चेक करने के लिए, ये सब चीज़ें भी फार्मेसी पर दस्तयाब होती हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नाखूनों को साफ करने के लिए या जिल्द के अंदर अगर कोई जख्म लगा हुआ है उसको कट करने के लिए, या फिर इसके अलावा कोई भी आलात जो कि बतौर एक छोटी सी सर्जरी के लिए इस्तेमाल होते हों, ये भी फार्मेसीज पर दस्तयाब होते हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर है कॉस्मेटिक्स, और ये एक अहम तरीन किसी भी फार्मेसी के अंदर सेक्शन होता है जिसके अंदर शामिल हैं लिपस्टिक्स, इसके अलावा बेसिस, लोशंस, शैम्पूज और इसके अलावा बहुत सारी क्रीम्स वगैरह जो कि ब्यूटी के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, ये भी फार्मेसी का हिस्सा होती हैं। इसके बाद 9 नंबर पर है स्किन केयर,
जल्द की देखभाल के लिए जो क्रीम्स और लोशंस वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं ये भी फार्मेसीज पर दस्तयाब होते हैं। 10वें नंबर पर है इंसेक्ट रिपेलेंट्स। चींटियों को या कीड़े मकोड़ों को खत्म करने के लिए जो केमिकल्स होते हैं ये भी फार्मेसीज पर अवेलेबल होते हैं। इसके बाद 11 नंबर पर है इन्फेंट फार्मूलाज। बच्चों के दूध या फिर छोटे से जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल के लिए जो उनकी फूड होती है ये भी फार्मेसीज पर दस्तयाब होती हैं। और इसके बाद 12वें नंबर पर है फूड सप्लीमेंट्स। अच्छी सेहत के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं, जैसा कि अगर हम बात करें ORS, इसके अलावा बच्चों की खुराक के बहुत ज्यादा सारे सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि फार्मेसीज पर आसानी दस्तयाब होते हैं। ये लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड हर शक्ल के अंदर पाए जाते हैं और ये भी फार्मेसीज पर आसानी आपको मिल जाएंगे। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो कि किसी भी फार्मेसी पर मौजूद होना इंतहाई जरूरी है और अगर ये चीजें फार्मेसीज पर मौजूद होंगी तो आपकी अद्वियात के साथ साथ इनकी प्रोडक्ट भी जो है वो बआसानी सेल हो जाएंगी, क्योंकि जो शख्स दवाइयाँ खरीदने के लिए आया है तो वो एक नज़र इन पर ज़रूर डालेगा और जाते हुए ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि वो इनमें से भी कोई ना कोई चीज़ यहाँ से ले ही जाए। तो इस तरह एक फार्मेसी की सेल को बढ़ाने के लिए कंज्यूमर गुड्स बहुत ही ज़्यादा एक अहम सेक्शन होता है जिसे आप बआसानी एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपकी फार्मेसी पर कंज्यूमर गुड्स मौजूद हैं या नहीं, और अगर आपने किसी फार्मेसी को विजिट किया है तो आपको वहां पर सबसे अच्छी वहां की कौन सी कंज्यूमर गुड लगी है जिसको आप खरीदने पर मजबूर हुए हैं।